ओके बच्चे, नेक्स्ट वेल्व जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है बेसिकली आपका एओर्टिक वेल्व, और इसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस पे जाने से पहले बच्चे सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि एओर्टिक स्टेनोसिस की कॉजेज क्या क्या होती हैं। अच्छा, एक और चीज ये बता दूं कि आपको पता है कि जो आपका एओर्टिक वाल्व है वो ओपन होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोली के अंदर। तो जो इसका स्टेनोटिक मरमर होगा वो बेसिकली आपको सिस्टली में सुनाई देगा। ये वाली बात अब आपने याद रखनी है। ठीक है, ये मैं आपको सार वाल्व से पहले ही, इसकी डिजीज से पहले ही बता रहा हूँ। कॉजेज के अंदर बच्चे आ जाएं तो कॉजेज हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स के अंदर। ये एक तरह का ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है बच्चे यंग एडल्ट का या मिडिल एज पीपल का, और उसके बाद है एल्डरली जो कि आपके खास तौर पे ओल्ड पेशेंट्स हैं। इन तीनों के अंदर एक एक इंपॉर्टेंट कॉज आप लोगों को बताऊंगा। बच्चे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्जेनिटल एओर्टिक स्टेनोसिस जो होता है एक वो बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब अगर हो तो कि कोई सिंड्रोमिक चाइल्ड खास तौर पे उसके अंदर। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि यंग लोगों के अंदर अगर किसी के अंदर बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, बायकस्पिड, तो उसकी जो कैल्सिफिकेशन होती है उसकी वजह से बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व इज मोर प्रोन टू कैल्सिफिकेशन कंपेयर टू ट्राइकस्पिड वाल्व, ये देखा गया है। ठीक है, तो मिडिल एज पीपल के अंदर बायकस्पिड कैल्सिफिकेशन जो होती है वो अगर बायकस्पिड वाल्व है तो जल्द अज जल्द जल्दी उम्र के अंदर उस बंदे को एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगा। इसके अलावा र्यूमेटिक डिजीज, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा एल्डरली पीपल की बात करें तो उनके अंदर सेनिलिटी की वजह से, ओल्ड एज की वजह से डिजेनरेटिव एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाता है, और साथ ही साथ बच्चे कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है विद एज, और र्यूमेटिक हार्ट डिजीज भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन टॉप नॉच कॉज उसके अंदर सेनिलिटी है, यंग लोगों के अंदर बायकस्पिड वाल्व की कैल्सिफिकेशन है, और चिल्ड्रन में कॉन्जेनिटल है। ये तीन कॉजेज मैंने आपको बता दी। उसके बाद बच्चे एक और बात बतानी है कि एओर्टिक स्टेनोसिस ना यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, और रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर अक्सर पिक हो जाता है। तो आप लोग ये देखें कि वैसे अगर ये वाकई में मतलब एसिम्प्टोमेटिक ना और उसके फीचर्स जो हैं वो सामने आ रहे हो, तो तीन इसके टिपिकल फीचर्स हैं जिनका ट्रायड है जो आपस में एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। एक तो है एंजाइना, ठीक है, एंजाइना का मतलब है पेन है, यहाँ पे हम लोग अनस्टेबल स्टेबल एंजाइना की बात नहीं कर रहे। दूसरा हो गया बच्चे ब्रेथलेसनेस जिसको हम लोग डिस्निया कह देते हैं, और तीसरा जो होता है बच्चे वो है आपका सिनकोपी। अब आप लोगों को मैं इनकी वजूहत भी बता दूं कि एंजाइना बच्चे बेसिकली है ही इसलिए कि एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो एओर्टा में तो ब्लड एंटर हो नहीं रहा। जब एओर्टा में ब्लड एंटर नहीं होगा तो कॉरोनरी आर्टरीज में भी ब्लड इजीली नहीं जा सकेगा, क्योंकि कॉरोनरी आर्टरीज अराइज ही असेंडिंग एओर्टा से करती हैं। तो हार्ट का अपना मायोकार्डियम जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज होगा, तो पेन होगा, चेस्ट पेन होगा हार्ट के ओरिजिन का। डिस्निया बच्चे ब्रेथलेसनेस किस वजह से हो रहा है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि चूंकि एओर्टिक स्टेनोसिस एग्जिस्ट कर रहा है तो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ब्लड आगे नहीं जा पा रहा, पीछे की तरफ प्रेशर लग रहा है, पीछे से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स से बच्चे लंग्स के अंदर, तो डिस्निया की कंप्लेंट हो सकती है। सिनकोपी क्यों होती है बच्चे? सिनकोपी तब होती है जब आप लोग कोई एक्सर्शन करें और हार्ट जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई को इस काबिल ना बना सके कि वो पेरीफ्री में कार्डियक आउटपुट इनफ पहुंचा सके। तो एओर्टिक स्टेनोसिस बेसिकली एक एग्जांपल है उस कंडीशन की जिसके अंदर हार्ट जो होता है वो अपना ब्लड नहीं पहुंचा सकता पेरीफ्री में। तो ये तीन बहुत ही टिपिकल जो होते हैं सिम्टम्स पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चे और भी कुछ सिम्टम्स यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सडन डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से, और एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी मिल सकता है सिम्टम्स के अंदर। अब आते हैं बच्चे हम लोग साइंस के ऊपर। तो साइंस में मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई कि ये सिस्टोलिक मरमर होगा एओर्टिक स्टेनोसिस का, तो इसको हम कहते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। दूसरी चीज बच्चे आप लोग ये देखें कि इसके अंदर स्लोली राइजिंग कैरोटिड पल्स मिलती है, ठीक है, स्लोली राइजिंग कैरोटिड पल्स मिलती है। पल्स प्रेशर जो होता है बच्चे वो इसके अंदर बिल्कुल नैरो होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड योर डायस्टोलिक ब्लड। पल्स प्रेशर एक्चुअली डिफरेंस होता है ना सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में। तो यहाँ पे जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि डायस्टोलिक प्रेशर भी इसके अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में तो जा नहीं पा रहा, उसके अंदर स्टेनोसिस और उसके अंदर ऑलरेडी प्रेशर लगा हुआ है। प्रेशर सॉरी लगा हुआ नहीं है, मतलब आई मीन टू से कि ये देखें अगर आपके स्टेनोसिस प्रेजेंट है
तो जितना भी ब्लड आगे की तरफ पुश होना था वो तो नहीं पुश हो पा रहा ना, तो वो वेंट्रिकल में ही मौजूद है, इस वजह से वेंट्रिकल में प्रेशर राइज कर जाता है। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर आपको थ्रशिंग एफएक्स बीट भी मिल सकती है, ठीक है। ये जो है पैल्पेबल जो आपकी एफएक्स बीट होती है वो जरा सी लाइटर टर्म है, थ्रशिंग एफएक्स बीट जो है वो जरा सी ज्यादा बड़ी टर्म है कि बहुत ज्यादा मतलब आपको एफएक्स बीट जो होती है उसमें थ्रश मिलती है। इसके अलावा पल्मोनरी वीनस कंजेशन के साइंस की रीजन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो लंग होगा अगर उसकी बैक प्रेशर की वजह से इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके अंदर आपको डिस्निया के साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे। इन्वेस्टिगेशंस पे बच्चे अगर हम लोग आए तो फिर वो वाली 5 बातें, ईसीजी हो गई, चेस्ट एक्सरे हो गई, इको हो गया, डॉपलर हो गया इसके अंदर, और बच्चे कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गई। अब आप लोग को बता दूं कि ईसीजी में आप लोग को क्या मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि ब्लड निकल तो पा नहीं रहा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो उसको नॉर्मली निकलना चाहिए, वो निकल नहीं पा रहा, तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हाइपरट्रॉफी अंडरगो करेगा। दूसरी चीज बच्चे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी मिल सकता है आपको इसके अंदर। और तीसरी चीज जो बच्चे मैंने आपको खुद लिखवाई थी कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो हम लोग कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गई है। चेस्ट एक्सरे जो होता है वो यूजुअली आपको नॉर्मल भी मिल सकता है, लेकिन कभी कभी आपको उसके अंदर एनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल भी मिलता है, और जो आपको एओर्टा की जो रूट होती है, मतलब एओर्टा असेंडिंग एओर्टा जो होती है वो डायलेटेड भी मिल सकती है, ठीक है, असेंडिंग एओर्टा। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग इको के ऊपर आएंगे तो इको की सबसे सिग्निफिकेंट बात ये होती है कि उसके अंदर आपको वेल्व्यूलर कैल्सिफिकेशन मिलती है, खासतौर पे ओल्ड एज के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो मिलती ही है इसके अंदर। डॉपलर के ऊपर बच्चे अगर आप आएंगे तो फिर आपको इसकी वजह से स्टेनोसिस की सेवेरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक स्टेनोसिस जो है वो सिवियर है। और कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर आप लोग एसोसिएटेड वाल्व वॉल जो चेंबर्स होते हैं हार्ट के उनको भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको इनका मैनेजमेंट बताता चलूं। बच्चे इसकी मैनेजमेंट में भी यही वाली बात मेंशन्ड है कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस का वाल्व होता है इसको यूजुअली इसके अंदर आप लोग एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देते हैं, ठीक है, और आर्ट्रियोलर डायलेटर्स भी देते हैं ताकि वेसल्स आगे से रिलैक्स हो, जितना भी ब्लड आगे जाए तो वो उनको इजीली रिसीव करें। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट सपोर्टिव है, ये इतना इफेक्टिव नहीं प्रूव होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे के एओर्टिक वाल्व को आप लोग रिप्लेस करें सर्जिकली, ठीक हो गया। दूसरी बच्चे एक चीज बता दूं जो आपको एमसीक्यू आता है कि मोस्ट कॉमन वेल्वुलर डिजीज कौन सी है ओल्ड एज के अंदर जो कि नेचुरली हो सकती है, तो एओर्टिक वाल्व का स्टेनोसिस जो है ये मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वेल्वुलर डिजीज है जो कि एल्डरली पीपल में होते हैं, खासतौर पर वो जो 70-80 ईयर्स की एज को रीच कर चुके होते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपके एओर्टिक वाल्व का ही एओर्टिक रिगर्जिटेशन। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन से मुतालिक बच्चे आपको ये बताता चलूं कि चूंकि ये रिगर्जिटेशन है तो मैंने आपको ये बताया है कि रिगर्जिटेशन कब होती है। रिगर्जिटेशन का मरमर बच्चे सिर्फ तब होता है जब वेंट्रिकल जो होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, डायस्टली में होता है। तो अब आप लोग ये देखें कि जो एओर्टिक स्टेनोसिस रिगर्जिटेशन का मरमर होगा वो आपको डायस्टली में मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे आपको बात बतानी है इंपॉर्टेंट वो है इसके कॉज, और कॉज तो बच्चे की कोई सिग्निफिकेंट ऐसे एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग को ये बता देता हूँ कि इसकी हाँ अच्छा कॉज मेंशन है। एक सेकंड बच्चे, दो तरह की कॉजेज हैं, एक है कॉन्जेनिटल कॉजेज, दूसरी है आपकी एक्वायर्ड कॉजेज। कॉन्जेनिटल कॉजेज में बच्चे आ जाता है बाइकस्पिड वाल्व का होना, ठीक है, ट्राइकस्पिड के बजाय। एक्वायर्ड कॉजेज में बच्चे आ जाता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज और साथ ही साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। सबसे अभी आपने पहली दफा इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का नाम किसी वेल्वुलर डिजीज में पढ़ा है। और साथ ही साथ बच्चे एओर्टिक डायलिटेशन जो होती है वो आपको डिफरेंट कंडीशंस के अंदर मिल जाती है। डायलिटेशन जो होती है मार्फन सिंड्रोम के अंदर मिल सकती है, एन्यूरिज्म में मिल सकती है, डायसेक्टिंग एओर्टा में मिल सकती है, और खास तौर पे बच्चे सिफिलिस के अंदर आपको एओर्टिक डायलिटेशन मिल सकती है। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है इसके बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आने भी चाहिए। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर वो मरमर है जो कि सबसे ज्यादा क्लिनिकली आपसे सुना जाता है। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बच्चे अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स के अंदर आपको पैल्पिटेशंस मिल सकती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे आपको ब्रेथलेसनेस मिल सकती है बैक प्रेशर की वजह से, और एंजाइना भी मिल सकता है, सीवियर किस्म का पेन भी मिल सकता है। लेकिन बच्चे जो इसके साइंस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर साइंस को हम लोग बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए। सबसे पहले पल्स से रिलेटेड साइंस कौन कौन से होते हैं। जो पल्स होती है बच्चे वो लार्ज वॉल्यूम पल्स होती है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जो ब्लड रिगर्जिटेट होके वेंट्रिकल में गया होता है अब उसको भी पुश होके निकलना होता है।
तो इसको बच्चे हम लोग कोलैप्सिंग पल्स भी कहते हैं, ठीक है। कोलैप्सिंग पल्स बच्चे आप लोग बेड साइड के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटेबल पल्स है, ये ऐसे आपको थ्योरी में समझ नहीं आने वाली। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि लो डायस्टोलिक और इंक्रीज पल्स प्रेशर आपको इसके अंदर मिलता है, ठीक है। जो पल्स प्रेशर होता है वो आपको इंक्रीज मिलता है, जो मैंने आपको पिछली कंडीशन बताई थी एओर्टिक स्टेनोसिस की, वहां पे पल्स प्रेशर डिक्रीज था, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। उसके अलावा बच्चे आपको ये बता दूं कि कैपिलरी पल्सेशन आपको मिलती है नेल बेड के अंदर। इतनी जबरदस्त किस्म की पल्सेशन होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन की कि वो इवन नेल बेड में आ सकती है, ठीक है। कैपिलरी पल्सेशन जो होती है वो नेल बेड में आ जाती है। और बच्चे इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इस साइन को हम लोग कहते हैं क्विंकी साइन। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो दैट इज फिमोरल ब्रूई। फिमोरल ब्रूई का आपने याद रखना है कि फिमोरल ब्रूई का दूसरा नाम होता है, मतलब फिमोरल जो आपका होता है ना आर्टरी, यहाँ पे भी आपको ये फील हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं ये वाली जो ब्रूई होती है ये आर्टरी पे भी फील हो जाती है, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ वेन्स पे ही हो। तो पिस्टल शॉट इसको हम लोग कहते हैं। और बेसिकली इसके साइन का नाम होता है डुरोजियर साइन, ठीक है, डुरोजियर साइन, ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन जो बच्चे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो है हेड नोडिंग विद पल्स। बच्चे जैसे आप लोग हाँ ना करते हुए हेड हिलाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह ये हेड नोडिंग है। तो हेड नोडिंग मिलती है आपको हर पल्स के साथ विद पल्स, और इसको हम लोग कहते हैं डिमर्सेट साइन। ये बात आपने ये तीनों साइंस याद रखने, इसके बेतहाशा साइंस हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन के, जिसमें से जो सिर्फ 3 मेंशन है मैं आपको वो करा रहा हूँ, और ये वाइवा के टिपिकल क्वेश्चंस हैं। फाइनल ईयर का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वाइवा के बगैर क्लियर हो ही नहीं सकता इन साइंस के बगैर। दूसरी चीज है बच्चे मर्मर। मर्मर्स के अंदर मैंने पहले ही बताया कि डायस्टोलिक मर्मर होगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि जो ऑक्सीजन फ्लिंट मर्मर होता है वो क्या होता है। वो बच्चे बेसिकली एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है, बेड साइड में भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है जो आपके क्लिनिकल मेथड्स की बुक है। और बेसिकली हम यही कहते हैं कि सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर है एओर्टिक रिगर्जिटेशन का। अदर साइंस में बच्चे आपको एक्सपोर हार्ट साउंड अप्रिशिएट हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आपको हीविंग एपेक्स बीट यानी कि डिस्प्लेस्ड और हीविंग एपेक्स बीट भी अप्रिशिएट हो सकती है। और आपको पल्मोनरी कंप्रोमाइज के साइन एंड सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। अगर मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो इन्वेस्टिगेशन पे फिर वही वाली बात कि ईसीजी के ऊपर आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, टी वेव की इन्वर्जन भी मिल सकती है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर आपने कहना है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। दूसरी चीज बच्चे आपको यह बताता चलूं कि जो टी वेव की इन्वर्जन है उसके अंदर आपने ये वाली बात याद रखनी है कि टी वेव की इन्वर्जन सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी तक हमने पढ़ा है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन का है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको कार्डियक डायलिटेशन भी मिल सकती है, एओर्टिक डायलिटेशन भी मिल सकती है, और लेफ्ट हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। एको पे बच्चे आपको डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल मिल सकता है। और इसके अलावा आपका जो माइट्रल लीफलेट है वो भी फ्लैट, माइट्रल लीफलेट वाली ऑब्जर्वेशन को छोड़ें, लेकिन जो डॉपलर होता है बच्चे उसकी आपको अलग से एक बात बताऊं कि वो रिफ्लक्स को रिगर्जिटेशन को डिटेक्ट कर लेता है। कार्डिक कैथेटराइजेशन पे आए तो बच्चे कार्डिक कैथेटराइजेशन पे एओर्टिक रूट की डायलेटेशन का पता लगाया जा सकता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का पता लगाया जा सकता है, और डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल का भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद बच्चे कॉजेज की बेस पे इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट कॉजेज में मैंने आपको बताया था कि सिफिलिस की वजह से भी आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है। तो कोई भी जो अंडरलाइन डिजीज है उसको फाइंड आउट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट दीजिए। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक बीपी को कंट्रोल करने के लिए एस इनहिबिटर्स और नाइट्रोपिन वगैरह हम लोग देते हैं। और अगर आपकी ये मेडिसिनल मेथड्स जो हैं वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में फेल हो जाए तो आप लोगों को सर्जिकल मेथड में जाना पड़ता है, जिसके अंदर बेसिकली आप लोग जो एओर्टिक वाल्व होता है उसकी रिगर्जिटेशन के लिए एओर्टिक वाल्व की रिपेयर करते हैं।